हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके MEG 1 के कुछ ऐसे पोएम्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो पहले भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारे बच्चे जो है कह रहे थे कि मैम आपने क्वेश्चंस तो करवा दिए बट आपने RTCs को नहीं बताया है। सो अगर आपको अपने गेस्ट पेपर्स वगैरह को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमें मैसेज करके वहाँ से अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। उस गेस्ट पेपर में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स इंक्लूड किया हुआ है। गेस्ट पेपर्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इससे पहले जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हुई ना, पूरी 4 वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर देखना। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। उसमें भी प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बट आंसर्स थोड़े से उसमें पॉइंट वाइज होते हैं और गेस्ट पेपर में थोड़े से लॉन्ग एंड डिटेल्ड आंसर्स आपको मिल जाते हैं। और YouTube पे जो भी हम पढ़ाते हैं उनका फ्री PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप उन वीडियोस को देखना, उनके अंदर मैंने बता रखा है कि कैसे आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो ये लाइंस है ना, ये पता है कौन सी उससे ली गई है? पोयम है विलियम ब्लेक की। ठीक है, विलियम ब्लेक की पोयम है, उसका नाम है द टाइगर। इससे ये लिया गई है। विलियम ब्लेक एक टैलेंटेड पॉइट थे जो कि लंदन में रहा करते थे और वो बाइबल से और ओल्ड लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। जब वो मर जाते हैं सो रोजेटी एंड यीट्स जैसे जो हम कह सकते हैं कि जो पॉइट्स थे ना, उन्होंने उनके काम को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया था और अब उन्हें एज अ ग्रेट एंड क्रिएटिव कह सकते हैं जीनियस की तरह देखा जाता है। और ये जो लाइंस उनकी पोएम द टाइगर से ली गई हैं, ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का। यहाँ पे जो पहली चीज़ आप नोटिस करते हो ना, वो पता है क्या है? वो ये है अनयूजुअल स्पेलिंग। अनयूजुअल स्पेलिंग आपको दिख रही है ना टाइगर की, तो उन्होंने पोयम के टाइटल में टाइगर की स्पेलिंग ये वाली क्यों यूज़ करी? TIGER वाली यूज़ क्यों नहीं करी, नॉर्मल स्पेलिंग? क्योंकि वो पता क्या मानते थे कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो इंसान के दिमाग में एक तरीके की पिक्चर क्रिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम ये वाली स्पेलिंग को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये वाली स्पेलिंग ना हमें पावर फील करवाती है, पावर फील करवाती है, हमें ब्यूटी फील करवाती है और टाइगर की जो वाइल्डनेस है उससे हमें रूबरू करवाती है। ठीक है। अब इन लाइंस को हम समझेंगे। जैसे कि जो पहला वाला जो आपका स्टैंजा है, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स। तो यहाँ पे हम पता है क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइंस है ना, ये जो टीयर्स जो इसमें वर्ड यूज हुआ है, वो टीयर्स जो वर्ड है वो यहाँ पे डिनोट पता है क्या कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे सैडनेस और डिफीट को वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है। और स्टार्स जो होते हैं ना, स्टार्स दे कैन बी सीन एज एंजल्स, उन्हें हम कह सकते हैं हेवनली बींग्स कह सकते हैं, जिन्होंने अपने वेपन्स को गिव अप कर दिया है। स्टार्स ने अपने वेपन्स को गिव अप कर दिया है और एक तरीके का हेवनली जो बैटल है वो खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है? विद सैडनेस एंड डिफीट। देन वो कहते हैं कि जब भगवान बहुत ज़्यादा खुश थे ना, तो उस टाइम पर इन्होंने जो है टाइगर को बना दिया। और फिर वो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब कैसे फिर भगवान, जैसे भगवान एक फियर्स टाइगर को बना सकते हैं ना, तो वो कैसे एक लैम्ब को बना सकते हैं? लैम्ब जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधा होता है। टाइगर एंड लैम्ब जो आपका भेड़ का बच्चा, वो पूरा मासूम है। तो बस वो यही कहते हैं कि सेम गॉड ऐसा कैसे कर सकते हैं? ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन बेसिकली। सो दिस इज ऑल फॉर दिस कि जो ये पोएम की जो लाइंस हैं, दीज आर फ्रॉम द विलियम ब्लेक पोएम टाइगर। और वो एक बहुत ज़्यादा फेमस हम कह सकते हैं राइटर थे और उनकी पोएम में हमें स्पेशल रिदम भी देखने के लिए मिलता है, अनयूजुअल रिदम देखने के लिए मिलता है। और दूसरा जो पोएम है वो भगवान के बारे में भी बात करता है कि मतलब ब्लेक क्या पूछते हैं ना, मतलब पोयम में वो पूछते हैं कि वो भगवान जिसने लैम्ब बनाया, सेम उसी भगवान ने एक फियर्स टाइगर बना दिया। तो ये जो आइडिया है उन्हें सरप्राइजिंग लगता है और कैसा लगता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड लगता है। ठीक है, कैसा लगता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड सरप्राइजिंग लगता है। कौन सा आइडिया? द आइडिया दैट इफ गॉड हु मेड द जेंटल लैम्ब could also have made the fierce tiger, how is this possible? तो ये आइडिया उनको थोड़ा सा
अनबिलीवेबल लगता है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे स्टैंजा पे जो है बॉर्न टू नो प्राइड, इनहेरिटिंग नो स्ट्राइफ, नॉर मैरिंग डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ, स्ट्रेंजर टू अ सिविल और रिलीजियस रेज। सो ये जो आपका है यूनिट नंबर आपके 26 यूनिट से ये लिया हुआ है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वो हैं आपके अलेक्जेंडर पोप इसके राइटर हैं। और जिस पोयम से ये लिया गया है उस पोयम का नाम है आपका एपिस्टल, ठीक है, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट, ठीक है, ये इस पोयम से ली गई लाइंस हैं। यहाँ पे इन लाइंस में जो पोप है ना वो क्या कर रहे हैं, अपने फादर को एक तरीके से ट्रिब्यूट ऑफर कर रहे हैं, ही इज ऑफरिंग अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर। और ये जो पैसेज है इस मूवमेंट पे आता है व्हेन ही वाज शोइंग अ काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस इन द पोयम। इसके बाद अगर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखें तो बॉर्न टू नो प्राइड, इनहेरिटिंग नो स्ट्राइफ, नॉर मैनिंग डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं बॉर्न टू नो प्राइड, ठीक है, इसका मतलब क्या है दैट ही वॉज नॉट ऑफ नोबल बर्थ बट ऑल्सो फ्री ऑफ एरोगेंस, ठीक है। वो यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपने फादर से भी कंपेयर कर रहे हैं। इनहेरिटेड नो स्ट्राइफ, इसका क्या मतलब है दैट ही लिव्ड विदाउट द बर्डन ऑफ इनहेरिटेड कॉन्फ्लिक्ट, कि वो किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने कभी भी इनहेरिट नहीं किया है, ठीक है। और वो अपने फादर को बताते हैं एज अ मैन, अपने फादर को वो कैसा बताते हैं, उन्हें बताते हैं एज अ मैन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड पीस, ठीक है, एज अ मैन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड पीस वो अपने फादर को बताते हैं। और कहते हैं दैट ही वॉज नॉट ऑफ नोबल बर्थ बट ऑल्सो फ्री ऑफ एरोगेंस, ठीक है। सो बॉर्न टू नो प्राइड का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉर्न टू नो प्राइड का मतलब है फ्री ऑफ एरोगेंस, ठीक है। इनहेरिटिंग नो स्ट्राइफ का क्या मतलब है कि उन्होंने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है, कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस टेंशन को इनहेरिट नहीं किया है। फिर वो कह रहे हैं नॉर मैरिंग डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ, इसका मतलब है कि एक तरीके का डोमेस्टिक और मॉरल हार्मनी की वो बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक एंड मॉरल हार्मनी की बात कर रहे हैं। जैसे कि उनके जो फादर थे ना वो अवॉइड करते थे ट्रबल्ड मैरिज को और कॉन्फ्लिक्ट को वो अवॉइड करते थे। और फिर आगे एक और फ्रेज है स्ट्रेंजर टू सिविल और रिलीजियस रेज, तो यहाँ पे वो एक तरीके का जो डिटैचमेंट है ना उनका, फ्री डिटैचमेंट, स्ट्रेंजर हैं वो, किस चीज़ से डिटैच्ड हैं वो डिटैच्ड हैं पॉलिटिकल वायलेंस से और सेक्रेटेरियन वायलेंस से, जो इंग्लैंड में 17th एंड 18th सेंचुरी में चल रहा था ना, वो उससे आज़ाद हैं, ठीक है। सो बॉर्न टू नो प्राइड मतलब कि ही इज़ फ्री ऑफ एरोगेंस एंड उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी टेंशन को इनहेरिट नहीं किया है, ना ही वो किसी भी मतलब मैरिज के अंदर वो किसी भी तरीके का डोमेस्टिक और मॉरल जो हार्मनी होती है ना उसको वो सपोर्ट करते हैं। देन वो कहते हैं कि वो सिविल और रिलीजियस रेज जो होता है ना उससे स्ट्रेंजर हैं, यानी कि वो डिटैच्ड हैं किसी भी तरीके का पॉलिटिकल और रिलीजियस जो झगड़े होते हैं उससे, जो 17th और 18th सेंचुरी में वो देखते थे, ठीक है। सो ये पोप का एक जो मतलब एक बहुत ही बड़ी पोयम का बस एक पार्ट है जो आपको एक्सप्लेन करना था, जिसमें उनके फादर से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड वाले स्टैंजा पे जो है ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। सो ये वाला जो आपका स्टैंजा है ये आपके बुक के यूनिट नंबर 13 से है। कौन से यूनिट से है गाइस? यूनिट नंबर 30 से है। एंड आपने ना, मैंने एक पुरानी वाली वीडियो में डिजेक्शन एंड ओड को डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये उसी की ही लाइंस हैं और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ठीक है, ये इसके राइटर हैं। और ये आपकी एक तरीके की फिलोसॉफिकल पोयम है। कैसी पोयम है ये आपकी? एज अ फिलोसॉफिकल पोयम आप इसे कह सकते हो। 1802 में इसको लिखा गया था। और यहाँ पे जो है इस पोयम के अंदर हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहला, क्या ह्यूमन माइंड जो होता है, ठीक है, ह्यूमन माइंड एंड जो एक्सटर्नल नेचर होता है ना, उसके बीच में हमें यहाँ पे एक तरीके का
रिलेशनशिप ह्यूमन माइंड और एक्सटर्नल नेचर में हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसको पूरा जो कॉलरिज है वो एक लेडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लेडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वी रिसीव बट वॉट वी गिव, मीनिंग दैट आर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय वॉट वी ब्रिंग टू इट। ठीक है, तो हम वर्ल्ड में जो लेकर आते हैं, हम वर्ल्ड में जो लेकर आते हैं उसी से हमारा वर्ल्ड के लिए परसेप्शन क्रिएट होता है। ठीक है, जो भी हम इमोशनली और मेंटली जो भी हम सफ़र करते हैं उससे हमारा वर्ल्ड के लिए एक परसेप्शन क्रिएट होता है। एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि वो दोबारा से क्या कर रहे हैं, री इन्फोर्स कर रहे हैं, वो री इन्फोर्स करते हैं आइडिया ऑफ नेचर। एंड जो नेचर की ब्यूटी है, नेचर और पावर जो है वो डिपेंडेंट होता है। नेचर इज नॉट इनहेरेंटली जॉयफुल और सैड। वो क्या कहते हैं कि जो नेचर है ना वो कभी भी सैड नहीं था, बट ह्यूमंस जो है ना उसको बना देते हैं। लाइक कैसे बना देते हैं, देखो जब भी वी आर इन जॉय, जब भी हम खुशी में होते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, लाइफ जो है वो हमें अच्छी लगती है। नेचर सीम्स फुल ऑफ लाइफ, हमें लगता है इन जॉय नेचर सीम्स फुल ऑफ लाइफ। और वहीं जब हम डिस्पेयर में होते हैं, डिस्पेयर का मतलब क्या है, जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या रिफ्लेक्ट करता है गाइस, वो रिफ्लेक्ट करता है सॉरो। ओके, सो ये उन्हीं की लाइंस हैं। तो कॉलरिज ने पूरा एक रोमांटिक एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट यहाँ पे हमें दिया है। नेचर को एक इंटरेस्टिंग जो पावर है वो बताते हैं, और नेचर हमें काफ़ी कुछ ऑफर कर सकता है, इसके बारे में भी वो बात करते हैं। जो पोएम है वो एक तरीके से मतलब फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है परसेप्शन का, इमोशन का और ह्यूमन कंडीशंस का। इसके बाद ये फोर्थ वाला है ना, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये W.B. यीट्स का है। किसका है? W.B. यीट्स के द्वारा ये लिखा गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले प्रीवियसली 2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ओके, सो इन लाइंस में जो यीस्ट हैं वो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो एक सेकेंड, ओके, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, किसके बीच में, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फिजिकल और जो आपका सेंशुअल वर्ल्ड है, वो भी किसका, यूथ का। यूथ का जो फिजिकल और सेंशुअल वर्ल्ड है उसके बीच में। ठीक है, और उनकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा जो उन्होंने कॉन्ट्रास्ट इन लाइन से बताया है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन द यंग इन वन अनदर्स आर्म बर्ड्स। सो दैट इज नो कंट्री ओल्ड मैन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो आइकॉनिक है। ये सिंबलाइज करता है एक ऐसे वर्ल्ड को, कैसे वर्ल्ड को, वो वर्ल्ड जो कैसा है गाइस, जो वर्ल्ड आपका वाइटल है, जो सेलिब्रेट करता है वाइटैलिटी को, फिजिकैलिटी को जो सेलिब्रेट करता है। ठीक है, एफीमेरल जो आपके प्लेजर्स होते हैं, एफीमेरल जो प्लेजर्स होते हैं उन्हें वो क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, सपोर्ट करता है। इस तरीके का जो है उन्होंने बताया है। यीट्स जो है एक तरीके से पावरफुल डेक्लेरेटिव लाइन है ये उनकी, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे जो कंट्री है वो किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पे जो आपका कंट्री है वो सिंबलाइज करता है सेंसरी वर्ल्ड को, मटीरियल और सेंसरी वर्ल्ड को क्या करता है, वो सिंबलाइज करता है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर यूथ, ब्यूटी और जो नेचुरल वाइटैलिटी होती है वो डोमिनेट करता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी आपकी, द यंग इन अनदर्स आर्म वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब है फिजिकल लव, पैशन एंड रोमांटिक एंटेंगलमेंट। एंड जो आपका दूसरा है बर्ड्स इन द ट्रीज, इसमें आपका क्या आता है, एवर रिन्यूइंग साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या आता है इसमें आपका, एवर रिन्यूइंग साइकिल ऑफ लाइफ, बर्ड्स इन द ट्रीज।
फिर है डाइंग जनरेशन्स की वो बात करते हैं, फिर सामन की बात करते हैं कि जो सालमन है वो फॉल कर जाता है। सो सेंशुअल वर्ल्ड को वो बताते हैं वाइब्रेंट। क्या बताते हैं वो सेंशुअल वर्ल्ड को, यहाँ पे सेंशुअल वर्ल्ड को वो बता रहे हैं वाइब्रेंट। सो दिस इज ऑल। तो ओपनिंग लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो ओपनिंग लाइन है वो एक तरीके का क्या है, थीमेटिक टोन दिखाती है हमें। दूसरा जो यीट्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड को जो ऑब्सेस्ड रहता है सेंशुअल प्लेजर से। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि सेंशुअल प्लेजर आपका क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा वर्ल्ड जो सेंशुअल प्लेजर को क्या करता है, ऑब्सेस्ड होता है, उसको वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाकी के आपके जो आरटीसीज हैं इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।